बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 10 से लेकर के तो पाठ 15 तक आपको सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की आपकी पुस्तक है और 2024-25 के सेशन की न्यू बुक आपकी है। अब बच्चों इसमें आपको बहुत सारे पाठ दिए हैं। इस वीडियो में हम आपका पाठ 10 से लेकर के तो पाठ 11, 12, 13, 14 और पाठ 15 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जो यहाँ से हम आपका पाठ 10 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का पत्र पाठ का नाम है और यहाँ पर हमें सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाला ऑप्शन यथाशक्ति आपका सही उत्तर है। दूसरे नंबर का प्रश्न में आपका बच्चों ए ऑप्शन लोकमान्य तिलक सही उत्तर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया? तो ए ऑप्शन लोकमान्य तिलक आपका उत्तर है। नेक्स्ट है मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने की साधना था। तो बच्चों बी ऑप्शन किताब है आपका सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों खून देने का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन आपका जो बी वाला है बलिदान देना, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका बच्चों 5वां क्वेश्चन है यदि आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा तो अनौपचारिक होगा। सी ऑप्शन आपका उत्तर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिए हैं। जैसे कि आपको कुछ शब्द भी दिए गए हैं रिक्त स्थान के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को मांडले जेल सेंट्रल बर्मा से पत्र लिखा था। ठीक है, ये रिक्त स्थान में आएगा पहले वाले में, छठे नंबर के में। फिर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की सदरीकरण किया। तो इसमें बच्चों आप आज़ाद हिंद फौज करोगे 7वें में। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगा करके क्या बनेगा? तो इस वाले में आपका आ जाएगा सामाजिक। नेक्स्ट बच्चों आपका कारागार शब्द का अर्थ है। तो कारागार शब्द का अर्थ है जेल और 3 भुजाओं वाला कहलाता है 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों चतुर्भुज मत कीजिएगा, यहाँ पर गलती से थोड़ा सा गलत लिखा है। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए सही है, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाएगा। तो बच्चों उत्तर आपका सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। अब हम देखते हैं आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। आपको अपने पिता को पत्र लिखना है तो पत्र के आरंभ किस प्रकार से करेंगे? तो प्रिय पिताजी से करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? उत्तर में लिखोगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उनका नारा था। नेक्स्ट है गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया? तो मांडले जेल में किया था। यह आप उत्तर लिख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 आपका है हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है। इत प्रत्यय वाले 2 शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 शब्द बनाए हैं, शुद्धित और साक्षात्कारित। इसके बाद बच्चों 15वां प्रश्न है मांडले जेल में परिवेश कष्टकारी क्यों था? उत्तर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा क्यों कष्टकारी था। अब हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? तो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा जो उनका धैर्य था, साहस था, कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को सहन करने की क्षमता थी। इस सभी के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। अच्छा इसके बाद में हम देखते हैं 17वां प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? तो लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि नौजवानों की पीड़ा आधुनिक कठिनाइयों की होती है जबकि तिलक की पीड़ा उस समय के कठोर कारावास और शारीरिक यातनाओं की थी। अब इस वाले प्रश्न के बाद में हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 18 लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए हमने 4 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, पहला यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा आपका यहाँ तक और चौथा ये। ठीक है, चलिए 18वें के बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है यदि आपको समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करोगे? तो उत्तर कुछ इस प्रकार से करेंगे कि मुझे एकाकी जीवन जीना पड़े तो उस समय का उपयोग आत्ममूल्यांकन, नई किताबें पढ़ने और लेखन में करूँगा।
ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने और आत्मविश्वास और नए कौशल सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे। ठीक है, जवाब है आपका प्रश्न क्रमांक 20। माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए पत्र लिखना है, किस प्रकार से करोगे? सबसे पहले लिखोगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। इसके बाद में कुछ और डिटेल्स आपको लिख लेनी है और नीचे लिख दीजिएगा सादर और आपका नाम। तो बच्चों पार्ट 10 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से पार्ट 11 वात्सल्य के पद को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं? ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन सी ऑप्शन दाऊ है। नेक्स्ट है मोहन मुख रिश्की, ये बातें पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों इस पंक्ति में अलंकार अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में है जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन होता है वहाँ पर आपका क्या वात्सल्य रस होता है। सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है कृष्ण का अन्य नाम, तो कृष्ण का एक अन्य नाम श्याम भी है। ठीक है, तो उत्तर में श्याम आ जाएगा, डी ऑप्शन। जनमत ही की धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है चालाक, बी ऑप्शन आपका उत्तर है। अब इन शब्दों के उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पाठ के अनुसार दाऊ कृष्ण को खिजाते हैं। रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति की है। और मैया री मोही माखन भावे पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें लिखेंगे अनुप्रास। नेक्स्ट है जसुमती और जशोमती यशोदा के ही अन्य नाम हैं। इसके बाद आज गई होती भो रही हो पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ सवेरा है। बच्चों अति लघुत्री टाइप के प्रश्न दिए हैं। वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो गोपिका जो है सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। नेक्स्ट है रस किसे कहते हैं? उत्तर में आ जाएगा पद या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बच्चों इसके बाद में बताना है स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति ने कवि प्रभु को अंतर्यामी बताया? उत्तर लिखोगे सूरदास प्रभु अंतर्यामी गालिनी मन की जानी। बच्चों इसके बाद में लघुत्री टाइप के प्रश्न है। वात्सल्य के बाद पाठ में किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? तो ये पंक्तियाँ नीचे लिखी हैं। सोलहवें नंबर का प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित शब्दों का हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर हमने किया माखन का मक्खन, जुप्ती का युक्ति, इसी प्रकार से पूत का, तारी का और घर का भी किया है। अच्छा इसके बाद में 17वां प्रश्न है आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो देखिए 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? ये आपका उत्तर है 17वें नंबर के प्रश्न का। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी देते हर्षद गाल, सीखे देत बलबीर। इन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है, भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों ये है उत्तर। यहाँ तक आपका इस प्रश्न के उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 19वें नंबर का प्रश्न। ये बच्चों आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कुछ लाइन्स हमें दी हैं, इनमें से हमें रस पहचान करके लिखना है। तो जो पहली पंक्ति है उसमें श्रृंगार रस होगा, दूसरी पंक्ति में शांत रस और तीसरी पंक्ति में अद्भुत रस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न क्रमांक 20 वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर में आएगा बच्चों श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने बचपन में कई चमत्कारिक कारनामे किए। वे गोपालक और रासलीला के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में उनके भक्ति गीतों का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों और काव्य रचनाओं में मिलता है, जिनमें सूरदास की कविताएं भी शामिल हैं। बच्चों पाठ 10 और 11 हमने कंप्लीट किया। यहाँ से आपका पाठ 12 नींव का पत्थर आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्वराज का हमें अर्थ बताना है। स्वराज का अर्थ होता है बच्चों अपना राज्य। ठीक है, स्वराज मतलब स्वयं का। ठीक है, स्व मतलब स्वयं का, राज्य मतलब देश, राज्य मतलब आपका स्टेट या राज्य। ठीक है, तो अपना राज्य, ये आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी। अब बच्चों पीठ दिखा दी वाक्य का
शब्द का अर्थ हमें बताना है। तो पीठ दिखाती का अर्थ होता है कि भाग जाना। ठीक है, बी ऑप्शन भाग जाना आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है नीम का पत्थर पाठ की विधा है। तो इस पाठ की विधा होगी कहानी। ए ऑप्शन सही उत्तर है। लक्ष्मीबाई रानी थी, कहाँ की रानी थी? ऑप्शंस में दिए हैं ग्वालियर, झांसी, दिल्ली या फिर कलकत्ता। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। बी ऑप्शन आपका झांसी उत्तर आएगा। नेक्स्ट है स्वर्ग चले जाना मुहावरे का अर्थ है। तो स्वर्ग सिधार जाना है, स्वर्ग चले जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। सी ऑप्शन आप उत्तर में लगाओगे। रिक्त स्थान दिए हैं, इन शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने। जैसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। फिर 7वें में लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो 7वें में झांसी आ जाएगा। 8वें में हिंदुस्तान भारत देश का ही नाम है, इसमें आ जाएगा भारत। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर की रक्षा नहीं की थी, तो रघुनाथ राम ने की थी। कौन रामचंद्र इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? तो इसमें प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। उत्तर लिखोगे प्रश्नवाचक। यहाँ से हैं अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। उत्तर लिखोगे। अर्थ वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य की शुरुआत या आधार प्रदान करता है। उदाहरण वाक्य स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानी नींव के पत्थर बन गए। बच्चों इसके बाद में 12 नंबर की क्वेश्चन का उत्तर लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम। तो लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्ठा और साहस थी। फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था? बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा उनका उद्घोष था हर हर महादेव। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक उत्तर है। अभी आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखना है। तो लिखेंगे सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया का अर्थ है कि एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया और वह असीम शक्तियों में समा गया। बच्चों 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के कथन स्वामी भक्तों से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है, इससे आप क्या समझते हैं? और जो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा इस कथन से हम यह समझ सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा और प्रेम किसी भी अन्य व्यक्तिगत निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों अब है आपका 17वां प्रश्न। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाना है। उत्तर में लिखेंगे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लाखों ने बलिदान दिया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज्य के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। आपके अनुसार किसी इमारत में नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा किसी इमारत में नींव का पत्थर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही पूरे निर्माण का आधार होता है। अच्छा इसके बाद में देखते हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ के आधार पर देखिए हमने लिखा है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे लक्ष्मीबाई के अलावा तात्या टोपे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बहुत ही साहसी और रणनीतिक नेता थे। ठीक है, तो नीचे तक आपका उत्तर रहेगा। बच्चों पार्ट 10, 11, 12 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आपका सोल्व करेंगे पार्ट 13 और पाठ का नाम है अगर नाक ना होती। तो बच्चों सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में सुधवा का नाम पूछा गया है। उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन सुंदर नाग का। नेक्स्ट है कलर कौन सा शब्द है? तो बच्चों कलर जो है एक विदेशी शब्द है। ए वाला ऑप्शन विदेशी सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें बताना है जो रेखांकित शब्द दिया है इसका अर्थ बताना है। बेईमानी का अर्थ हमें बताना है। तो बच्चों बेईमानी का अर्थ यहाँ पर होगा बी वाला ऑप्शन निरर्थक। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव है। तो देखिए इसका मुख्य भाव है प्रशंसा। बी वाला ऑप्शन उत्तर रहेगा। परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। नाक में दम करना बी ऑप्शन आपका उत्तर है। हमें दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान हमें बनना है।
कुछ शब्द हमें दिए गए हैं। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का कार्य नाक करती है। लोग अपनी धाक जमाने के लिए ऊंची करते हैं, नाक ऊंची करते हैं। ठीक है, नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है, तो इसमें आप लिखोगे इज्जत। फिर है 9वें नंबर के में बहुत परेशान करना आ जाएगा आपका। 10वें नंबर के रिक्त स्थान में अंग्रेजी। बच्चों ये आपका 11वां प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर तीसरा प्रश्न डाला है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, और वाक्य में प्रयोग होगा प्रमोशन के लिए उसे बॉस के सामने नाक रगड़नी पड़ी। नख सिक का वर्णन का क्या अर्थ है? उत्तर में आप कर लोगे। इसके बाद में देखते हैं बच्चों 13वां प्रश्न, नाक नक्कारी सी कब बन जाती? तो जब कोई बहुत जोर से खर्राटे लेता है और सोते समय नक्कारी सी बन जाती है। ठीक है, उत्तर आपको व्यवस्थित यही लिखना जो यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर हींग वाला क्वेश्चन पूछा है, हींग, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है? तो उत्तर आएगा असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उसकी विशिष्ट सुगंध होती है जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती। अच्छा, लघुत्तरीय प्रश्न है, वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह से सहायक है? उत्तर करेंगे। नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण और फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इसके बाद छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते। बच्चों इन शब्दों के हमें तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांट करके लिखना है 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में। तो जैसे कि तत्सम शब्द पूछें प्रदूषण और पर्यावरण होगा, तद्भव होगा छज्जा और चक्की, देशज होगा नक और खुशबू, विदेशी होगा फ्रंट सर्जरी, कटलेट, स्पेशल, ब्यूटीफुल और चॉकलेट। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ होगा प्रिय व्यक्ति होना। वाक्य प्रयोग, यह आदमी विधायक के नाक का बाल है। 25 वाले क्वेश्चन के बाद में है आपका 18वां प्रश्न, हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियाँ लिखनी है। अब हमने यहाँ पर आँख के बारे में 3 से 4 पंक्ति लिखी हैं, तो यह आप देख करके और नोट कर लेंगे। बच्चों अभी आपकी धीरूती टाइप का प्रश्न, अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए, अगर दांत ना होती तो खाना चबाने पचाने में कठिनाई होती, और पूरा आपको यहाँ से व्यवस्थित जो आंसर है नोट कर लेना है। बच्चों साथ ही में कमेंट करके बताइएगा आपको किस और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, एंड आपके स्कूल का नाम भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 20, हमारे समाज में कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना, विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति या मान सम्मान को बनाए रखना, और नीचे तक आपका उत्तर है। बच्चों इसके बाद में पाठ 14, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, यह आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आशा का विलोम होगा बच्चों बी वाला ऑप्शन, निराशा। नेक्स्ट है, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है? तो ऑप्शन दिए हैं, ठहरने का, विश्रांति का, सुख का, या फिर चलने का। डी ऑप्शन सही उत्तर है, चलने का। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। रेखांकित शब्द है, चलना और टलना कैसे शब्द हैं? तो ये तुकांत शब्द है। दृढ़ निश्चय दिलाता है, क्या दिलाता है? दृढ़ निश्चय, सफलता दिलाता है। डी ऑप्शन सफलता आपका उत्तर है। पथ के कांटों को पैरों से चलना पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो रास्ता। इसके बाद में है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रगति शब्द में प्रा क्या है? तो प्रा उपसर्ग है, जीवन में गतिशीलता का अधिक महत्व है। और कविता में गति को जीवन और विश्रांति को पतन बताया है। कवि ने जनहित के सांचे में ढलने का संदेश दिया। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना, पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ है पछताना।
जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस जाती हैं? तो दृढ़ निश्चय देख करके जीवन में आने वाली बाधाएं वापस चली जाती हैं। बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता के आधार पर कवि ने कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? तो कवि ने चलने का व्रत लेने को कह रहा है। पथ में कांटे किस बात का प्रतीक है? कविता के आधार पर बताइए। तो पथ के कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट है बच्चों, दृढ़ निश्चय लख में वे स्वयं चली जाती है। पंक्ति में लख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह आपका उत्तर रहेगा। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो ये है भावार्थ आपका। 15 नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका 16वां प्रश्न, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? तो कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि जीवन में गतिशीलता ही प्रगति का प्रतीक है। 17वां प्रश्न आपका है, कविता में निरंतर चलने को महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए ये लिखोगे, ज्ञान की जोत जलाओ जीवन का सच है, पढ़ने से मिलती शक्ति बढ़ती समझ है, शिक्षा से ही पाते हम मंजिल की राह, हर कदम पर मिलता हमें उजियारा है। ये बच्चों कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें पढ़ना है और इनका अर्थ स्पष्ट करना है 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में। तो हम लिखेंगे, अर्थ, अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और सही समय पर अवसर का लाभ उठाया तो अच्छा है, लेकिन अगर समय पर अवसर नहीं लिया तो पछताना ही रह जाता है। इसके बाद में 19वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियाँ हमें लिखनी है। तो इस प्रश्न में होगा आपका, अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है, यह समय का सही उपयोग सिखाता है। अनुशासन से आत्मनियंत्रण विकसित होता है, यह कार्य में निरंतरता बनाए रखता है। अनुशासन से मन को शांति मिलती है और जीवन को संतुलित और सुसंगठित बनाता है। अब है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 20, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इस कविता का सार यह है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है, जबकि निरंतरता सफलता की कुंजी है। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। बच्चों ये हो चुका है आपका कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका पाठ 15, छोटा जादूगर। तो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न क्रमांक जो 1 है, मेरा नाम छोटा जादूगर वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है। ऑप्शंस में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। ए वाला ऑप्शन गुणवाचक आपका उत्तर रहेगा। 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर हो गया, तो क्या हो गया? खुश हो गया। सी ऑप्शन आपका उत्तर है। नेक्स्ट है, पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, किससे लगाते हैं? तो बच्चों चूड़ी से लगाते हैं। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 4, छोटे जादूगर ने माँ की दवा का प्रबंध करने की सोची। इसमें आप करोगे ए वाला ऑप्शन, खेल तमाशा दिखाकर। ठंडा शब्द में किस पंचम वर्ण का प्रयोग होगा? तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन ना आएगा। बच्चों 6 नंबर है का रिक्त स्थान में आप करोगे गुड़िया। खेल में गुड़िया का ब्याह हुआ, बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की हंसी फूट पड़ी, जीते हुए खिलौने से जादूगर ने तमाशा दिखाया, जादूगर की बाचलता के कारण सभी को मजा आया, और उसकी दुर्बल हाथ उठकर रह गए। वाक्य में दुर्बल विशेषण आपका है। लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इस वाक्य में लाल विशेषण है। लेखक को छोटी जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? तो लेखक को छोटी जादूगर से तब ईर्ष्या हुई जब जादूगर को 1 रुपये मिला और वह खुश हो गया। इसके बाद में है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कैसे कहा गया है? उत्तर में लिखोगे, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, गया करके चला नमस्कार वह वाक्य को सही पद क्रम में हमें लिखना है। बच्चों उत्तर में आपका होगा, वह नमस्कार करके चला गया। नेक्स्ट है आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, छोटा जादूगर की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताना। तो ये दोनों बातें आपको लिख लेना है। अभी बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 16, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? तो देखिए हमने
बच्चों मैंने मेरे आधार पर लिख दिया, अगर आप किसी और प्रकार का खेल वगैरह दिखाते तो वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर आपका सही है। अभी बच्चों, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने क्यों कहा, अपने विचार दीजिए। तो जो 17 नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद में है 18वां प्रश्न, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्र दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखना है। तो ये पंक्तियों का भाव यहाँ से लिख लोगे। छोटा जादूगर की तरह आपको 100 रुपये के इनाम में मिले तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों हम करेंगे इसका उत्तर, 100 रुपये मिल जाए तो मैं उन पैसों का सदुपयोग करूंगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदूंगा और बाकी पैसों से दूसरों की मदद करने का प्रयास करूंगा, जैसे छोटे जादूगर ने अपनी माँ के लिए किया। बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग भी इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं 100 रुपये का, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर मान लीजिए 10 बच्चों को 100 रुपये दी जाए तो वह उसका अलग अलग उपयोग करेंगे। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं तो आप उसका क्या उपयोग करोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। बाकी मैंने एक यहाँ पर आदर्श उत्तर दिया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर में ये लिखेंगे। बच्चों अगर आपने कहीं जादू देखा है और आप उसका वर्णन कर सकते हैं तो लिख दीजिएगा आपके मन से। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर देखिए 20वें नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा जिसमें जादूगर ने एक टोपी से लगातार कबूतर निकाले, फिर उसने एक रुमाल को हवा में फेंका और वह अचानक से एक फूल में बदल गया। उसकी हरकतें इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि उसने ऐसा कैसे किया। बच्चों आपका पाठ 15 तक कंप्लीट हो चुका है, पाठ 10 से लेकर के पाठ 15 तक। अब बच्चों अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर या किसी और सब्जेक्ट के उत्तर देखना है तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के देख सकते हैं।